नमस्कार, न्यूज आर के खास कार्यक्रम 4 बड़ी खबर में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ रूबी। तो आज की पहली बड़ी खबर में हम बात करेंगे दिल्ली की, जहां दिल्ली चुनाव के लिए बीजेपी ने अपने घोषणा पत्र का पहला भाग जारी कर दिया है। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने कहा कि हमारी सरकार आने पर हम मौजूदा दिल्ली सरकार की योजनाओं को बंद नहीं करेंगे, बल्कि वहीं दूसरी बड़ी खबर में जिक्र करेंगे दिल्ली का, जहां अरविंद केजरीवाल ने एक और चुनावी वादा करते हुए अब दिल्ली के छात्रों को फ्री बस सर्विस देने का ऐलान किया है। वहीं तीसरी बड़ी खबर में बात होगी छत्तीसगढ़ की, जहां छत्तीसगढ़ बीजेपी की कमान एक बार फिर किरण सिंह देव को सौंपी गई है। बीजेपी प्रदेश कार्यालय में किरण सिंह देव के नाम की घोषणा प्रदेश अध्यक्ष के लिए कर दी गई है। वहीं चौथी और आखिरी बड़ी खबर उत्तर प्रदेश से है, जहां संगम नगरी प्रयागराज में हो रहे महाकुंभ में देश विदेश से श्रद्धालु पहुंच रहे हैं। इस बीच खबरें आ रही हैं कि राहुल गांधी और प्रियंका गांधी भी महाकुंभ में आएंगे। वो संगम में स्नान करेंगे और साधु संतों से आशीर्वाद लेंगे। तो आइए शुरू करते हैं 4 बड़ी खबर। दिल्ली चुनाव के लिए भाजपा ने अपने घोषणा पत्र का पहला भाग जारी कर दिया है। भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा ने कहा कि हमारी सरकार आने पर हम मौजूदा दिल्ली सरकार की योजनाओं को बंद नहीं करेंगे, बल्कि हम उन्हें जारी रखेंगे, लेकिन उनमें से भ्रष्टाचार हटाएंगे। नड्डा ने ऐलान किया है कि दिल्ली में महिला समृद्धि के तहत 2500 रुपए दिए जाएंगे, गैस सिलेंडर पर 500 रुपए सब्सिडी दी जाएगी, साथ ही होली दिवाली पर 1 सिलेंडर फ्री दिया जाएगा। गर्भवती महिलाओं को 21,000 रुपए दिए जाएंगे। नड्डा ने कहा कि दिल्ली में सीनियर सिटीजन को 60 से 70 साल वालों को के लिए पेंशन 2000 से 2500 की जाएगी। 70 साल से ज्यादा वाले विधवाओं दिव्यांगों को 3000 रुपए मिलेगा। इसमें 500 रुपए बढ़ा दिए गए हैं। वहीं लोगों को 5 लाख रुपए दिल्ली सरकार की तरफ से एडिशनल कवर दिया जाएगा। कुल 10 लाख रुपए का कवर मिलेगा। 51 लाख लोगों को इसका फायदा भी मिलेगा। चलिए इस खबर पर ज्यादा जानकारी लेंगे। हमारे साथ राजनीतिक विश्लेषक आलोक सोती जी जुड़ चुके हैं। आलोक जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद। आलोक जी, लोक लुभावना संकल्प पत्र जिसमें कई वादे किए गए हैं, बीजेपी का संकल्प पत्र कितना परवान चढ़ पाएगा? देखिए, जो घोषणा पत्र हुए हैं, चाहे वो आम पार्टी को हो चाहे कांग्रेस को हो, सबने महिलाओं पे ही अपना निशाना साधा है। और आपने देखा था कि बीजेपी लग रहा था जैसे इंतजार कर रही थी कि जैसे जैसे सबके घोषणा पत्र आ जाए तब करे, और उसने करा भी वही है कि महिला समृद्धि नामक एक योजना बना रहे, जिसमें 2500 रुपए प्रतिमाह दिल्ली की महिलाओं को मिलेगा। साथ में आपने देखा कि होली दिवाली को जिस तरीके से गैस सिलेंडर की बात की गई है, फ्री गैस सिलेंडर, हालांकि उज्ज्वला योजना के तहत जो लोग आते हैं, गरीबी की सीमा के नीचे आते हैं, उनको मिलता है। तो साथ में जो महिलाओं के नाम पे कनेक्शन है, विशेषकर आपने देखा उज्ज्वला योजना के तहत जो गरीबी की सीमा के नीचे आते हैं, बीपीएल कार्ड या लाल कार्ड धारक होते हैं, उनको 500 रुपए की अतिरिक्त सब्सिडी मिलती है। साथ में आपने देखा है कि गर्भवती महिलाओं के लिए विशेष रियायत की गई है, और उनको एक समय में इमरजेंसी के समय में रेडियो मिलता था, आज जो है 21,000 रुपए का जो है आर्थिक सहायता दी जा रही है। साथ में सबसे इम्पोर्टेंट जो है, और ये बड़ी सराहनीय योजना है, कि जो 60 से 70 साल के व्यक्ति हैं, विशेषकर जो कमजोर वर्ग से आते हैं, जो मजदूर होते हैं, उनको 2000 से 2500 तक की जो पेंशन की जो बात की गई है, इस प्रकार की जो सोशल वेलफेयर है, उसको आप रेवड़ी के संदर्भ में नहीं ला सकते हैं। जो वास्तव में नीडी है, सरकार एक सोशल वेलफेयर के दायरे में आती है लोकतांत्रिक जमहूरियत में, तो उनको जो आर्थिक मदद पहुंचाना सरकार का दायित्व होता है, वो कर रहे हैं। अच्छा, साथ में आपने देखा कि जो 70 साल से ऊपर है, उनकी जो राशि है, पेंशन राशि, वो 3000 रुपए तक है। और साथ में आप देख रहे हैं कि जो 10 लाख तक का जो इलाज है वो मुफ्त होता है। हालांकि आप हिंदुस्तान में 70 जो है एक औसत आयु से ऊपर मानी जाती है, लेकिन जो भी बुजुर्ग हैं 70 साल से ऊपर है, इस आयु को भगवान ने उनको नवाजा है, उनको जान में इसलिए सांसें मिली हैं। आलोक जी, यहाँ पर आपने बिल्कुल सही कहा कि जितनी भी पार्टियां हैं, सबका फोकस आधी आबादी यानी कि महिलाओं पर है। लेकिन क्या इस तरीके की घोषणाएं करके, संकल्प पत्र जारी कर कर, ऐसे वादे कर कर जो केजरीवाल का तिलिस्म है, क्या उसे बीजेपी तोड़ पाएगी? वो बातें देखने वाली हैं कि जो योजना का जो धन होगा
वो बहुत बड़ा अमाउंट होता है, 20,000 करोड़ के आसपास प्रति ईयर आता है, और जबकि 60 से 70,000 करोड़ का मात्र दिल्ली सरकार का बजट होता है, और साथ में आप देख रहे हैं कि दिल्ली डिफिसिट बजट के ऊपर के बहुत जा रही है। तो ऐसे में केजरीवाल साहब कर पाएंगे ये कहना मुश्किल होगा, लेकिन हाँ, अगर बीजेपी घोषणा करती है और सरकार में आती है, क्योंकि डबल इंजन की सरकार होगी, केंद्र में भी उसकी सरकार है, तो वहां से कुछ अनुदान मिल सकता है और इस प्रकार की योजना को पूरी कर सकता है। तो अगर वहां की जनता इस बात पे विश्वास कर सकती है तो केवल बीजेपी भी कर सकती है, क्योंकि आप पार्टी के 13 साल के शासन से उसने काफी कुछ देखा और समझा है। तो कांग्रेस से बहुत उम्मीद लगाना मुश्किल है। वैसे कांग्रेस की स्थिति भी वहां अच्छी नहीं है, लेकिन हमें लग रहा है कि अगर ये योजना थोड़ा सा पहले आ जाती या बीजेपी जन जन तक पहुंचाने में अगर सफल होती है तो इसका तुरंत आपको जरूर उसको लाभ मिलेगा, क्योंकि बीजेपी को मोदी पे विश्वास है। जी आलोक जी, बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने ऐलान किया है कि जो मौजूदा सरकार है दिल्ली में, उनकी योजनाओं को बंद नहीं करेंगे बल्कि भ्रष्टाचार को खत्म कर देंगे। क्या लगता है अभी जो मौजूदा सरकार है दिल्ली में, उनकी योजनाओं में कितना भ्रष्टाचार आप देख रहे हैं? देखिए, आपने मोहल्ला क्लिनिक देखा था, उसमें कितना ज्यादा भ्रष्टाचार था। मोहल्ला क्लिनिक में कुत्ते घूम रहे होते हैं, दवाइयों पे आपने देखा था, पर्चे पे देखा था, और आपने देखा था जांच के नाम पे एक मोबाइल नंबर्स पे कितनी जांचें लिखी गई। तो इस प्रकार की चीजें होती हैं। ऐसा नहीं है कोई समाज जो है भ्रष्टाचार मुक्त नहीं है। अगर बीजेपी आती है, वह कोशिश करती है, तो उसको मालूम है जो सीबीआई और ईडी के तहत जो भ्रष्टाचार की वहां पे जो चल रहा है, जांचें चल रही हैं, उसको तेजी से किया जाएगा और अपनी सरकार के तहत इन चीजों से मुक्त कराया जाएगा, ताकि आम जनता को अंतिम पंक्ति पे खड़े जो नरकऊ और रामलाल जो अंतिम द्वार पे खड़े हैं, जिन तक इस योजना का लाभ पहुंचना चाहिए। उम्मीद है कि बीजेपी की सरकार डबल इंजन की सरकार होगी और दिल्ली में होगी, तो जाहिर सी बात है केंद्र भी दिल्ली में है, राज्य भी दिल्ली में है, तो ये योजनाएं अंतिम पायदान पे खड़े व्यक्ति तक जरूर पहुंचेगी। आलोक जी, क्या लगता है आपको कि ये सारी घोषणाएं करके बीजेपी लोकसभा में जनता का जो समर्थन बीजेपी को मिला था, क्योंकि हमने देखा था कि लोकसभा में पूरी की पूरी 7 जो सीटें हैं उस पे बीजेपी का कब्जा रहा, तो क्या लगता है ये घोषणाएं करके लोकसभा वाला समर्थन जनता से मिल सकता है बीजेपी को? जी हाँ, आप देख रहे हैं कि 2014 की बात करें, चाहे 2019 की बात करें, और सबसे कठिन 2024 का चुनाव था, लेकिन 7 सीटें आपको हमेशा दिल्ली में आपने देखा कि दिल्ली वासियों ने, दिल्ली के वोटर ने बीजेपी के झोले में डाली हैं। उम्मीद है कि अब दलित जो है केजरीवाल साहब का काफी टूट रहा है, और जिस मनोबल से वो दिखाई पड़ रहे हैं, जो उनकी बॉडी लैंग्वेज दिखाई पड़ रही है, उससे लग रहा है कि बीजेपी इस बार कुछ कर सकती है। अगर बीजेपी 7 से 8% वोट अगर अपने पक्ष में खींच सकती है, जैसा कि आपने देखा महिला समृद्धि योजना जो 2,500 रुपए की है, अगर ये जन जन तक ये योजनाओं का पता ले गई और इसका काम के जो साथी हैं, जो नॉन राजनीतिक विंग है, जिसको आप आरएसएस के नाम से जानते हैं, अगर उन्होंने समर्थन दिया, इस योजनाओं को जन जन तक पहुंचा दिया, तो जाहिर सी बात है 8% वोट का इजाफा होते ही 41 से 42% वोट अगर बीजेपी की झोली में आते हैं, तो जाहिर सी बात है बीजेपी की जो इस बार की सरकार बनाने की संभावना बहुत ही प्रबल होगी। बिल्कुल आलोक जी, ये देखने वाली बात होगी, क्योंकि 8 फरवरी अभी दूर है। कौन किसको कितना साथ पा रहा है ये वक्त बताएगा। फिलहाल आपका बहुत बहुत शुक्रिया जुड़ने के लिए और तमाम तरह की चर्चा के लिए। दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल ने एक और चुनावी वादा किया है। उन्होंने महिलाओं के बाद अब दिल्ली के छात्रों को भी फ्री बस सर्विस देने का ऐलान किया है, यानी कोई भी स्टूडेंट बस में फ्री सफर कर सकता है। केजरीवाल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि हम छात्रों के लिए परिवहन को सुलभ बनाना चाहते हैं। अगर आप चुनाव जीतती है तो हम दिल्ली में छात्रों के लिए बस यात्रा निःशुल्क करने के मॉडल पर काम कर रहे हैं। महिला छात्रों को पहले से ही इसका लाभ मिल रहा है। केजरीवाल ने कहा कि मैंने प्रधानमंत्री मोदी को पत्र लिखकर छात्रों को मेट्रो में 50% छूट देने की गुजारिश की है। दिल्ली मेट्रो केंद्र सरकार और दिल्ली सरकार का संयुक्त उपक्रम है। हमें उम्मीद है कि वो इस जन कल्याणकारी योजना पर सहमत होंगे। छात्राओं के लिए छूट के लिए केंद्र और दिल्ली सरकार 50-50 का योगदान कर सकते हैं। इधर आप सांसद संजय सिंह ने भी बीजेपी को घेरा और कहा कि भाजपा ने पूर्वांचली समुदाय से केवल 5 उम्मीदवार मैदान में उतारे हैं। उन्होंने पूर्वांचलियों को बांग्लादेशी रोहिंग्या कहा है। दूसरी तरफ आपके दिल्ली संयोजक गोपाल राय और मुझे 2 बार राज्यसभा भेजा गया। दिल्ली में बीजेपी ने पूर्वांचलियों के लिए क्या किया है
उन्होंने आगे कहा कि मैंने पिछले 10 सालों में पूर्वांचलियों के लिए काम किए हैं। बीजेपी को पूर्वांचलियों के लिए किया गया कोई भी एक काम बताना चाहिए। तो खबर आपको दिल्ली से बता रहे हैं। दूसरी बड़ी खबर दिल्ली से आपको बता रहे हैं, जहां दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने एक और चुनावी घोषणा की है। बता दें कि इससे पहले वो महिलाओं पर फोकस कर चुके हैं। आधी आबादी जिन्हें कहा जाता है, उन पर देखा गया है अमूमन तौर पर सभी राजनीतिक पार्टियां जो है उनका मेनली फोकस रहता है। लेकिन अब साधु संतों को साधने के बाद, ऑटो रिक्शा वालों को साधने के बाद अरविंद केजरीवाल यानी कि आप सरकार ने छात्रों को भी साधने की कोशिश की है। चुनावी घोषणा यहां पर की और कहा कि अब जो छात्र हैं उन्हें बस सेवा उनके लिए फ्री कर दी जाएगी और मेट्रो में भी 50% की छूट यहां पर छात्रों को दी जा रही है। तो देखिए, चुनावी वादे, चुनावी घोषणाएं, जहां पर हम कह सकते हैं कि बीजेपी ने अपना संकल्प पत्र जारी किया है, वहीं अब केजरीवाल ने एक और नई घोषणा कर दी और कहा कि अब दिल्ली में छात्रों को निशुल्क बस सेवा दी जाएगी। हालांकि जो आपके सांसद हैं संजय सिंह, उन्होंने यहां पर बीजेपी पर निशाना साधा और कहा कि पूर्वांचलियों के लिए बीजेपी ने अब तक कुछ नहीं किया। मैंने 10 सालों से उनकी सेवा की है, लेकिन बीजेपी एक भी काम ऐसा गिना दे जो पूर्वांचलियों के हक में किया गया हो। खबर दिल्ली से आपको बता रहे हैं, जहां अब कोई भी स्टूडेंट किसी भी बस में फ्री में सफर कर सकता है। ऐसी एक योजना, ऐसी एक घोषणा, एक ऐलान केजरीवाल ने किया है। महिलाओं को पहले फ्री बस सेवा दी जा रही है, जिसका लाभ महिलाएं ले रही हैं, लेकिन अब एक और बड़ा ऐलान, बड़ी घोषणा यहां पर केजरीवाल ने की है और स्टूडेंट को अब बस में, स्टूडेंट जो है वहां के फ्री में सफर कर सकते हैं। तो देखिए, केजरीवाल ने कहा कि बस यात्रा निःशुल्क करने के मॉडल पर हम काम कर रहे हैं। चलिए, तीसरी बड़ी खबर में बात करेंगे छत्तीसगढ़ की, जहां छत्तीसगढ़ बीजेपी की कमान एक बार फिर किरण सिंह देव को सौंपी गई है। बीजेपी प्रदेश कार्यालय में किरण सिंह देव के नाम की घोषणा प्रदेश अध्यक्ष के लिए कर दी गई है। इसके बाद किरण सिंह देव ने बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष पद की शपथ ली। किरण सिंह देव मौजूदा समय में बस्तर के जगदलपुर से विधायक भी हैं। साथ ही साथ अरुण साव के बाद प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष की जिम्मेदारी संभाल रहे थे। पार्टी के राष्ट्रीय महामंत्री विनोद तावड़े ने इसका ऐलान कर दिया है। देर रात वो रायपुर पहुंचे। खुद किरण सिंह देव ने उन्हें एयरपोर्ट पर उनका स्वागत किया। साथ में प्रदेश प्रभारी नितिन नबीन भी मौजूद थे। लेकिन कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष पद के इस चुनाव को नौटंकी बता रही है। गुरुवार रात पार्टी के प्रदेश कार्यालय कुशाभाऊ ठाकरे परिसर में प्रदेश अध्यक्ष के निर्वाचन की प्रक्रिया पूरी कर ली गई है। इसके लिए चुनाव अधिकारी बनाए गए। खूबचंद पारख ने बताया कि 3 सेट में नामांकन आए, तीनों में किरण सिंह देव का ही नाम था। चुनाव अधिकारी खूबचंद पारख ने प्रक्रिया के बारे में बताया कि किसी व्यक्ति को अध्यक्ष बनाने के लिए 3 बार का सक्रिय सदस्य होना जरूरी है। 30 प्रस्तावक थे, केवल किरण सिंह देव के नाम पर नामांकन जमा हुआ था। तो तीसरी बड़ी खबर में हम छत्तीसगढ़ की बात कर रहे हैं, जहां छत्तीसगढ़ की बीजेपी की कमान दोबारा फिर किरण सिंह देव को सौंप दी गई है। बता दें कि प्रदेश कार्यालय में उनके नाम की घोषणा की गई। खुद महामंत्री ने इसकी ऐलान किया है। तो देखिए, राष्ट्रीय महामंत्री तावड़े ने इसका ऐलान किया। 3 सेट के नामांकन में एक ही नाम इस बीच सामने आया और उनके नाम पर मोहर लग गई। बता दें कि यह जिम्मेदारी उन्हें दोबारा सौंपी गई है। तो देखिए, अगर हम बात करें किरण सिंह देव की, तो मौजूदा समय में बस्तर के जगदलपुर से वो विधायक भी हैं। साथ ही अरुण साव के बाद प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष की जिम्मेदारी संभाल रहे थे। पार्टी के राष्ट्रीय महामंत्री विनोद तावड़े ने इसका ऐलान कर दिया है। देर रात विनोद तावड़े रायपुर पहुंचे और खुद किरण सिंह देव एयरपोर्ट पर
पहुंचे और उनका स्वागत किया। इसके साथ ही प्रदेश प्रभारी नितिन नबीन भी मौजूद थे। लेकिन कांग्रेस जो है वो प्रदेश अध्यक्ष के इस पद को लेकर चुनाव को नौटंकी बता रही है। चुनावी नौटंकी यहाँ पर कांग्रेस ने बताया है। बता दें कि गुरुवार रात पार्टी के प्रदेश कार्यालय कुशाभाऊ ठाकरे परिसर में प्रदेश अध्यक्ष के निर्वाचन की प्रक्रिया पूरी कर ली गई है। इसके लिए चुनाव अधिकारी बनाए गए खूबचंद पारख ने बताया कि 3 सेट में नामांकन आए, तीनों में किरण सिंह देव का ही नाम था। चुनाव अधिकारी खूबचंद पारख ने प्रक्रिया के बारे में बताया कि किसी व्यक्ति को अध्यक्ष बनने के लिए 3 बार का सक्रिय सदस्य होना जरूरी है। चलिए ज्यादा जानकारी लेंगे, हमारे साथ संवाददाता रायपुर से प्रवीण मनहर जुड़ चुके हैं। प्रवीण, दोबारा छत्तीसगढ़ बीजेपी की कमान किरण सिंह देव को सौंपी गई है। कैसा माहौल समर्थकों में, कार्यकर्ताओं में, सबसे पहले तो ये बताइए। देखिए रूबी, निश्चित तौर पे अगर हम बात करें प्रदेश अध्यक्ष का जो चुनाव हुआ है वो कहीं ना कहीं जिस तरीके से अगर हम बात करें कि भारतीय जनता पार्टी में लगातार प्रदेश अध्यक्ष का जो चुनाव था, जो नाम सस्पेंस था, वो कहीं ना कहीं आज जो है वो खत्म हो गया, क्योंकि इस तरीके से आज आधिकारिक तौर पर जो है फिर से एक बार किरण सिंह देव को प्रदेश अध्यक्ष के रूप में भारतीय जनता पार्टी ने चुना है। आपको बता दें रूबी, जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी में संगठन चुनाव हुए, बूथ लेवल के हुए, फिर मंडल लेवल के हुए, फिर जिला लेवल के हुए, जो लास्ट चुनाव था वो था प्रदेश के अध्यक्ष का, जिस पर लगातार सस्पेंस जो है बरकरार था। लगातार किस तरीके से कयास लगाया था कि 10 तारीख को जो है भारतीय जनता पार्टी अपने नए प्रदेश अध्यक्ष का घोषणा करेंगे, फिर 15 तारीख को घोषणा करेंगे। आखिरकार कल इस तरीके से नामांकन प्रदेश अध्यक्ष के लिए भरा गया और उसके बाद आज लगभग 1:30 बजे के आसपास इसकी जो है घोषणा विनोद तावड़े ने किया। आपको बता दें कि खूबचंद पारख जो छत्तीसगढ़ के चुनाव प्रभारी है वो कल पहुंचे और कल जो है उनके हाथों पे जो है नामांकन सौंपा गया। इस नामांकन में जो है एक नाम जो है सिंगल नाम वो प्रदेश अध्यक्ष के लिए गया, जिस नामांकन में जो नाम था वो किरण सिंह देव का था। हालांकि उनके समर्थन में 3 प्रस्ताव गए, जो तीनों जो प्रस्ताव गए वो जो है किरण देव सिंह के नाम पे था। ऐसे में आज फिर से एक बार जिस तरीके से आधिकारिक घोषणा हुई है प्रदेश अध्यक्ष के लिए, फिर से जो है भारतीय जनता पार्टी ने जो है जिस तरीके से किरण सिंह देव पर भरोसा जताया और फिर एक बार उनको प्रदेश अध्यक्ष के तौर पे निर्वाचित किया गया है। तो निश्चित तौर पे ये माना जा सकता है कि किरण देव सिंह के नेतृत्व में फिर आने वाले जो चुनाव है, नगरीय निकाय चुनाव है, पंचायत चुनाव होने हैं, इसको लेकर कहीं न कहीं फिर से संगठन को बूस्ट करने का काम करेंगे। लेकिन प्रवीण से यहाँ पर कांग्रेस जो है वो प्रदेश अध्यक्ष पद के इस चुनाव को नौटंकी बता रही है कांग्रेस। देखिए रूबी, निश्चित तौर पे जिस तरीके से चुनाव का जो घोषणा हुआ है, प्रदेश अध्यक्ष की जो घोषणा हुई है, उसके बाद जो है वो कांग्रेस की प्रतिक्रिया आना शुरू हो गया। कांग्रेस ने इस चुनाव को जो है वो नौटंकी के तौर पर बताया है। हालांकि भारतीय जनता पार्टी ने इसको लेकर फिलहाल जो कोई भी प्रतिक्रिया जो है वो सामने नहीं आया है। कल जो है प्रेस का कॉन्फ्रेंस होंगे नए प्रदेश अध्यक्ष का, तो कहीं न कहीं जिस तरीके से तमाम जो आरोप है उसका कहीं जवाब देते हुए कल नजर आएंगे। आपको बता दें कि जिस तरीके से लगातार विपक्ष जो है कांग्रेस पार्टी, भारतीय जनता पार्टी पर कई आरोप लगाते हुए नजर आए, चाहे वो आरक्षण का मुद्दा हो या फिर मंडल अध्यक्ष के चुनाव हो, चाहे वो स्तर के चुनाव हो, ये तो तमाम चुनाव है। और आज जिस तरीके से प्रदेश अध्यक्ष का जो चुनाव हुआ है उसको लेकर कहीं न कहीं जिस तरीके से कांग्रेस जो है वो सत्ता पक्ष भारतीय जनता पार्टी को घेरते हुए नजर आ रही है। तो ये सवाल और आरोप प्रत्यारोप का दौर तो फिलहाल चल रहा है। हालांकि अभी तक कांग्रेस की अगर हम बात करें तो कांग्रेस अभी तक अपने जो संगठन चुनाव है उस पर जो है कहीं न कहीं पीछे भारतीय जनता पार्टी से होते हुए दिख रही है। और आज जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी की जो बूथ स्तर से लेकर प्रदेश स्तर तक के जो चुनाव है वो आज संगठन ने एक बार फिर भरोसा जताया, दोबारा उनको मौका दिया संगठन ने, और शीर्ष नेतृत्व जो है पार्टी का उसने दोबारा मौका दिया। तो इनकी कार्यशैली की अगर बात करें तो इनकी कार्यशैली पिछली ऐसी रही होगी तभी इनको दोबारा मौका दिया गया। देखिए रूबी, निश्चित तौर पे अगर मैं बात करूं किरण सिंह देव की, वो जगदलपुर से जो है विधायक है और महापौर भी पुराने समय में भारतीय जनता पार्टी से ही रहे। ऐसे में काफी सक्रिय रहे हैं, काफी राजनीतिक का अनुभव भी है और
राजधानी रायपुर से लेकर बस्तर तक और बस्तर से लेकर राजधानी रायपुर तक काफी सक्रिय राजनीतियों में से एक जो है वो किरण सिंहदेव जो को माना जाता है। ऐसे में जिस तरीके से विधायक है मौजूदा जगदलपुर के, और इनकी नाम भी मंत्रिमंडल में कहीं ना कहीं चल रहा था। मंत्रिमंडल के जो रिक्त जो 2 पद हैं, जो 2 मंत्रिमंडल का विस्तार होना है, उसको लेकर एक मंत्रिमंडल के विस्तार पर जो है किरण सिंहदेव का नाम चल रहा था। हालांकि अब जो है उस ओर से जो है पार्टी और जो केंद्रीय नेतृत्व है वो उन्होंने इनको साइड करते हुए फिर से प्रदेश अध्यक्ष के तौर पे इनको जो है चुना है, और इनके नेतृत्व में फिर इस तरीके से प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी काम करेगी, चाहे वो बूथ स्तर पे हो या फिर मंडल स्तर पे हो या फिर जिला स्तर पे हो। तमाम जिस तरीके से अब इन जो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं, पदाधिकारी हैं, वो नगरीय निकाय चुनाव हो या फिर त्रि स्तरीय चुनाव हो, पंचायत चुनाव हो, नगर पालिका परिषद चुनाव हो, तमाम जो चुनाव आने वाले समय में होने हैं, उस पर जो है भारतीय जनता पार्टी जो किरण सिंहदेव हैं, जिनको नवनिर्वाचित अध्यक्ष के तौर पर फिर से एक बार रिपीट किया है, तो कहीं ना कहीं उनके ठीक है प्रवीण, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। चलिए चौथी और आखिरी बड़ी खबर में बात करेंगे उत्तर प्रदेश की, जहां संगम नगरी प्रयागराज में हो रहे महाकुंभ में देश विदेश से श्रद्धालु पहुंच रहे हैं। इस बीच खबरें आ रही हैं कि राहुल गांधी और प्रियंका गांधी महाकुंभ में आएंगे। वो संगम में स्नान करेंगे और साधु संतों से आशीर्वाद लेंगे। दोनों नेता कांग्रेस के सेवा दल के शिविर में आएंगे। सेवा दल से जुड़े एक पदाधिकारी ने बताया कि राहुल के कार्यक्रम का शेड्यूल अभी नहीं आया है। हालांकि कांग्रेस की तरफ से इस बारे में कोई ऑफिशियल जानकारी नहीं दी गई है। कल यानी शनिवार को योगी संगम पहुंचेंगे। 29 जनवरी को मौनी अमावस्या की तैयारियों का जायजा लेंगे। मौनी अमावस्या पर अनुमान है कि 8 से 10 करोड़ श्रद्धालु स्नान करने आएंगे। केंद्रीय मंत्री राजनाथ सिंह भी शनिवार को प्रयागराज में सेना के अफसरों के साथ मीटिंग करेंगे। बता दें कि महाकुंभ का आज 5वां दिन है। आज दोपहर 12 बजे तक 19 लाख श्रद्धालुओं ने स्नान किया। अब तक कुल 7 करोड़ लोग संगम स्नान कर चुके हैं। लखनऊ में गुरुवार को सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने महाकुंभ को लेकर सरकार पर तंज कसा और कहा कि सरकार का हर आंकड़ा फर्जी है, कुछ ट्रेनें खाली जा रही हैं। चलिए ज्यादा जानकारी लेंगे, हमारे साथ प्रयागराज से संवाददाता नन्हे सिंह जुड़ चुके हैं। नन्हे सिंह, क्या कुछ अपडेट निकलकर सामने आ रहा है? अटकलें ऐसी चल रही हैं कि राहुल गांधी और प्रियंका गांधी महाकुंभ जा सकते हैं स्नान के लिए। जी बताना चाह रहे हैं, कांग्रेस के सांसद राहुल गांधी और ये जो है फरवरी के प्रथम सप्ताह में गंगा स्नान करने आएंगे और यहाँ कांग्रेस सेवा दल का कार्यक्रम से जो शिविर है उस शिविर में भी जाएंगे। और दूसरे देखा है कांग्रेस के सेवा दल शिविर लगा हुआ है। काफी संख्या में तो श्रद्धालु है, संत है, महामंडलेश्वर है। आज जो है 5वां दिन का लगभग 25 लाख जो श्रद्धालुओं ने आज स्नान किया, जिसका देखा जाए 10 लाख जो कल्पवासी है, 15 लाख जो श्रद्धालु है वो ने स्नान किया। और बात किया जाए राजनाथ सिंह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह शनिवार को यहाँ आएंगे और जिस तरह के सेना के द्वारा उनके साथ भी मीटिंग करेंगे, स्नान करेंगे। और देखा जाए जिस तरह प्रयागराज के त्रिवेणी संगम में जो आस्था की वृत्ति है, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी अब प्रयागराज आ रहा है। आज मौनी अमावस्या को 29 जनवरी से पड़ रहा है और मौनी अमावस्या में जो है वो तैयारियों का जायजा भी लेंगे। कल वो आनंद देती थी प्रशांत कुमार और मुख्य सचिव जो है जायजा ले चुके हैं। डिप्टी सीएम भी यहाँ पे अभी भी बरकरार है, आज कोई जायजा नहीं है। अभी सांस्कृतिक कार्यक्रमों का भी उन्होंने उद्घाटन किया। हालांकि बात करें संगम नगरी के त्रिवेणी संगम से जो आस्था की वृत्ति है वो लगातार नन्हे कल सीएम योगी भी संगम पहुंचेंगे और मौनी अमावस्या की तैयारियों का जायजा लेंगे। इसको लेकर क्या कुछ अपडेट आपके पास आ रही है? चलिए दोबारा जुड़ने की कोशिश करेंगे नन्हे से। तो खबर आपको संगम नगरी प्रयागराज से बता रहे हैं, जहां पर अटकलें और खबरें सामने आ रही हैं कि राहुल गांधी और प्रियंका गांधी भी फरवरी के पहले सप्ताह में महाकुंभ पहुंच सकते हैं। वहां पर वो पहुंचकर साधु संतों का आशीर्वाद लेंगे। तो
तो ये थी 4 बजे की 4 बड़ी खबर, जहां हमने आपको दिल्ली, छत्तीसगढ़ और उत्तर प्रदेश की खबर से रूबरू कराया। कल फिर हाजिर होंगे 4 बड़ी खबरों के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।